प्रिय स्टूडेंट्स, government.vlogs यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम क्लास 12th का भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अपने इस अध्ययन किया ओम का नियम और ओम के नियम से निकल गया प्रतिरोध, और फिर हमने प्रतिरोध के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रजिस्टिविटी। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जिसे हम लिख सकते हैं, मान लिया कि प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई L है, तो R समानुपाती L, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, माना कि A है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसे हम गणित में लिख सकते हैं R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 वह 2 से, तो प्रतिरोध R व्युत्क्रमान डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L/A, और हम जानते हैं इस अनुक्रमानुपाती को या समानुपाती को इक्वल टू में तोड़ने के लिए एक नियतांक से गुणा करते हैं, और वो यह नियतांक होगा रो L/A, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोधकता का एक दूसरा नाम और निकल के आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध। जिसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये मान लिया कि आपका समीकरण नंबर 3 था, तो समीकरण 3 से प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू ये R से A मल्टीप्लाई RA/L, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा जो मेन आगे वाला जो कंसेप्ट है वो इस प्रतिरोधकता के सूत्र पर ही डिपेंड करेगा सारा। तो रो इज इक्वल टू हो गया RA/L, ये हो गया था समीकरण नंबर 4। माना A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर है, तो समीकरण 4 से रो बराबर R किसी चालक के, देखो L नीचे है, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल में चालक का प्रतिरोध R, चालक के प्रतिरोध R को ही चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो बच्चों देखो, याद करने की जरूरत नहीं है, L आपका नीचे है। यदि किसी चालक के प्रति मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये बटे में है, प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहते हैं किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल के प्रतिरोध का मान ही उसी प्रतिरोधकता के तुल्य होता है। सेम सी बात है। तो आप चाहे ऐसे लिखें या प्रति एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल के प्रतिरोध का मान उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होता है, ये लिख दें। अब जो नेक्स्ट इसमें आएगा वो आएगा प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। देखो हम जानते हैं समीकरण 4 से रो इज इक्वल टू RA/L। अब जो RA/L का मात्रक होगा वही रो का मात्रक होगा। तो R का मात्रक क्या होता है? ओम, या इसी में लिखता हूँ ओम। क्षेत्रफल मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? मीटर। तो क्या जाएगा? ओम इंटू मीटर। ओम को हम लिखते हैं इस सिंबल से, मीटर को लिखते हैं एम वाले सिंबल से। तो प्रतिरोधकता मात्रक क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। आगे है प्रतिरोधकता की बीमा। प्रतिरोधकता की विमा।
प्रतिरोधकता की विमा वही होगी जो RA/L की विमा होगी। प्रतिरोधकता की विमा वही होती है जो RA/L की विमा होती है। और देखो मैंने पहले शुरू में लिख दिया था कि R की विमा बार बार नहीं निकालेंगे, हम एक बार लिख रहे हैं। तो R विमा कितनी दे रखी है, m⁻1 L⁻3 T-3 A-2, और A की विमा L⁻2 होती है, क्योंकि A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसलिए लंबाई इंटू लंबाई L², और ये भी एक लंबाई है, इसका L हो जाएगा। यहाँ देखो m⁻1 रहेगी, L⁻3 ये ऊपर है जुड़ जाएगी, नीचे वाली घट जाएगी, T⁻3 और A⁻2। तो ये आपकी हो जाएगी m⁻1 3 और 2 5 में से 1 गया 4, तो L⁻4 T⁻3 A⁻2। ये हो गई रोग की या प्रतिरोधकता की विमा। ये हो गई आपकी प्रतिरोधकता की विमा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जो है विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा अनुसार क्या जाएगा, G = 1/R। नेक्स्ट इसमें आता है चालकत्व का मात्रक। देखो G = होता है 1/R और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, 1/ओम, और ओम को लिखते हैं हम इस चिन्ह से। और कैसे पढ़ेंगे, ओमेगा। अभी यहाँ पर ये आ जाएगा ओम की पावर -1 या प्रति ओम। इस प्रति ओम को हम पढ़ते हैं महो, OH महो, यानी मैं पहले आएगा, हो बाद में आएगा, महो। तो चालकत्व का मात्रक क्या हो गया, महो या प्रति ओम या प्रति ओमेगा। नेक्स्ट इसमें आता है चालकत्व की विमा। चालकत्व की विमा, तो G की विमा वही होगी जो 1/R की विमा होगी। और R विमा हम जानते हैं m⁻1 L⁻3 T⁻3 और A⁻2 होती है, जिसे हम चाहे तो याद नहीं होने पर निकाल सकते हैं, क्योंकि R = होता है V/I और V जो होता है W/Q और I = होता है QE। I = या Q = IT होता है, IT।
तो इस पे मान रख के निकालेंगे तो इस प्रकार ये बीमा आती है। इस बीमा को मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। अब जो नीचे प्लस में है वो ऊपर जाके माइनस में जाएगी, और जो नीचे माइनस में हो जाए क्या क्या हो जाएंगी, प्लस में। तो जी की बीमा m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर 2, ये आपकी जी की बीमा हो गई या चालकत्व की बीमा हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट में है चालकता। देखो, प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालकता को हम विशिष्ट चालकत्व भी कह सकते हैं। चालकता या विशिष्ट चालकत्व प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/ρ, और रो की वैल्यू अपन क्या जानते हैं, RA/L। तो सिग्मा इज इक्वल क्या जाएगा, L/RA। ये आपका आ गया चालकता का सूत्र। अब हम देखेंगे चालकता का मात्रक। चालकता का मात्रक, चालकता का जो मात्रक होता है, सिग्मा इज इक्वल टू L/RA। देखो, L का मात्रक मीटर होता है, R का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यह आपका जाएगा 1/ओम इंटू मीटर। इसे हम लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर की पावर -1, और ये -1 आपका हो जाएगा जब गुणा में दोनों राशियां और ऊपर घात हो तो दोनों पर घात जाती है, प्रति ओम इंटू प्रति मीटर, और प्रति ओम को हम बोलते हैं महो इंटू प्रति मीटर। इसे संकेत रूप में लिखेंगे प्रति ओम इंटू प्रति मीटर। तो चालकत्व का मात्रक क्या हो गया, महो इंटू प्रति मीटर, या ओम इंटू मीटर की पावर -1। अब दूसरा आता है चालकता की विमा। डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। तो देखो, सिग्मा इज इक्वल टू होता है L/RA, और देखो L की विमा हम जानते हैं, L की विमा कैपिटल L होती है, R की विमा होती है M1 L3 T-3 A-2, और क्षेत्रफल विमा होती है L²। देखो m अकेला ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, l की पावर 1 नीचे से L-3, और ये L-2,
और T3 और A2। आधार समान है तो घातें ऊपर जाके घट जाती हैं, तो ये हो जाएगा -5 में से प्लस बन गया -4 T⁻3 A⁻2। तो ये आपके चालकता की हो गई बीमा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अपना है अपवाह वेग या अनुगमन वेग या अपवहन वेग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग, अनुगमन वेग या अपवहन वेग, इन तीनों की अंग्रेजी होती है ड्राफ्ट वेलोसिटी। किसी धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनियमित गति करते हैं। किसी धातु में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के कारण उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग सदैव शून्य होता है। ये वेग इधर है, इस वेग की दिशा इधर है। इन दोनों वेग की दिशाएं आपस में टकरा के क्या हो गई, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो टकरा के जाएगी 0। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में या किसी धातु में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं या टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ये जो गति है ये कौन सी है, टेढ़ी मेढ़ी, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं जिग जैग गति या जिग जैग मोशन या अनियमित गति। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। माना धातु में n इलेक्ट्रॉन है, माना
धातु में n मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जिनके वेग क्रमशः u1 u2 un है, तो परिभाषा अनुसार u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un बटे n बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। यानी कि धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा? 0 होगा। अब देखो, आप इस चित्र में देख रहे हो कि धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों में टेढ़ी मेढ़ी गति हो रही है। अब देखो, इस टेढ़ी मेढ़ी गति में दो टकरों के मध्य, दो क्रमागत टकरों के मध्य दो क्रमागत टकरों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पथ को, दो क्रमागत टकरों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पथ को मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पथ, दो क्रमागत टकरों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों, दो क्रमागत टकरों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों दो क्रमागत टकरों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ कहते हैं। दो क्रमागत टकरों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय दूरी को, दो क्रमागत टकरों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, या तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो दो क्रमागत टकरों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं और इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, दो क्रमागत टकरों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। अब इन मुक्त पथों का जो औसत होता है, विभिन्न टकरों के मुक्त पथों का जो औसत होता है उसे हम माध्य औसत पथ कहते हैं।
मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुक्त पथों के औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। देखो, दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। ऐसे दो दो इलेक्ट्रॉनों के मुक्त पथ बहुत सारे होंगे और उन बहुत सारे मुक्त पथों के औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। पुनः मैं एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि यहाँ पर गाड़ी काफ़ी अटकी है और इसका कारण यह है कि दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त कहते हैं। ऐसे बहुत सारे दो दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के मुक्त पथ होंगे। उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुक्त पथों का जो औसत है, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी को हम मुक्त पथ कहते हैं और इन मुक्त पथों के औसत को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या इसी में हम लिख सकते हैं, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दो क्रमागत टकरों के मध्य किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दो क्रमागत टकरों के मध्य लगे समय को विश्रांति काल कहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दो क्रमागत टकरों के मध्य लगे समय को विश्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से, ये टाउ नहीं है, टाउ, दिस इज टाउ, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, हमने ये जाना बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, जिससे उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। यह आपकी एक धातु है। इस धातु पर मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, एक बीच में कुंजी लगा दी है। अब ये जो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो कि ये कैसे भी स्थित हो, इसमें ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर माइनस होने के कारण ये बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति करेंगे। ये बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति करेंगे।
ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति करेंगे। इनकी एक निश्चित दिशा होगी। जब किसी चालक के सिरों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब धातु के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित वेग से गति करते हैं, जिसे चालक का अपवाह वेग कहते हैं। इसे Vd, वेलोसिटी को हम V से प्रदर्शित करते हैं, यह ड्राफ्ट वेलोसिटी इसलिए Vd से प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब धातु पर सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति सदैव बैटरी के धन टर्मिनल की ओर होती है। इसलिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित वेग से गति करते हैं, जिसे चालक का हम अपवाहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूँ कि इतनी पिक्चर आपके समझ में आ रही होगी। अब देखो, माना कि इस धातु में n इलेक्ट्रॉन है, इस धातु में n इलेक्ट्रॉन है। माना धातु में n इलेक्ट्रॉन है, जिनके वेग जब हमने धातु की छड़ पर विभवांतर आरोपित नहीं किया था या बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था, तब धातु की छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे और उनका औसत ऊष्मीय वेग 0 था। जब हमने धातु की छड़ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया या उपस्थित कर दिया, तो इनके वेग क्रमशः से क्या हो जाएंगे, वेग जिनके वेग क्रमशः है v1 v2 ... vn है। अब देखो vn है तो इनका औसत वेग, अब औसत वेग 0 नहीं होगा क्योंकि सभी की दिशाएं क्या एक ही तरफ हैं, अतः औसत वेग डज नॉट इज इक्वल टू 0, या इसे हम गणितीय भाषा में लिख सकते हैं v1 प्लस v2 ... vn अपॉन n डज नॉट इज इक्वल टू 0, या इसे हम कह सकते हैं Vd, इसे कहते हैं हम Vd। तो ये हमारा Vd आ गया, जिसको हम लेके चले थे अपवाह वेग या अनुगमन वेग या अपवहन वेग। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये समीकरण नंबर अपना हो जाएगा 3। अब देखो, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से प्रथम
नियम से V बराबर होता है U प्लस ए टी। क्योंकि हमारे इस धातु की छड़ में n इलेक्ट्रॉन है, तो पहले का वेग v1 है, तो यहाँ पर u1 हो जाएगा। और a, क्योंकि इनका सभी इलेक्ट्रॉन का त्वरण एक समान रहेगा तो a ही रहेगा। और ये जो T1 है, यहाँ पर अभी हमने देखा था कि दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगा समय को हम विश्रांति काल कहते हैं, और उस समय को हमने किससे प्रदर्शित किया था? टाउ से। तो यहाँ क्या जाएगा? टाउ 1। ऐसे ही V2 बराबर U2 प्लस ए टाउ 2 डॉट 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 डॉट। अब Vn आएगा तो यहाँ क्या जाएगा? Un प्लस ए टाउ n आ जाएगा। ये उपयुक्त मान हम इस समीकरण 3 में रख देंगे। V1 कोमा V2 डॉट 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 Vn के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो VD अपना क्या हो जाएगा? U1 प्लस ए टाउ 1 U2 प्लस ए टाउ 2 डॉट 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 UN प्लस ए टाउ n बटे n। ये हमारा समीकरण 3 का काम पूरा हो गया, इसलिए मैं इसे बिगाड़ देता हूं। और ये अपना देखो U1 U2 UN, इनको मैं एक साथ लेता हूँ। U1 प्लस U2 डॉट 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 UN, इसके साथ में ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ 1 में एक कॉमन, तो यह जाएगा टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 टाउ n बटा n। इसे मैं लिख दूंगा U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n प्लस ए टाउ 1 टाउ 2 और टाउ n, और ये भी जाएगा बटे n। तो ये VD इक्वल टू आ गया। और अभी हमने क्या देखा था? जब धातु पर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो वह अनियमित गति करते हैं और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। तो समीकरण 1 से ये आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? A, और ये टाउ 1 टाउ 2 को हम टाउ लिख सकते हैं, क्योंकि टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n बराबर n। ये आपका हो जाएगा औसत विश्रांति काल। तो VD इक्वल टू क्या आ गया? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको हम समीकरण नंबर VD इक्वल टू ए टाउ को समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, VD इक्वल टू ए टाउ, VD इक्वल टू ए टाउ समीकरण नंबर 4। देखो, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है और उस त्वरण के कारण बल होता है F बराबर ma। देखो, ये इलेक्ट्रॉन में जो विद्युत क्षेत्र होता है
वो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है, जबकि इन पे बल किधर लगेगा, इनकी विपरीत दिशा में लगेगा। तो हम जानते हैं कि जो बल F होता है वो -QE होता है। और यहाँ पर आवेश वाहक का कार्य कौन कर रहा है, इस धातु में आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो इस आवेश वाहक की जगह आ जाएगा, Q की जगह E आ जाएगा, E। तो F सदिश बराबर E सदिश। अब ये F का मान यदि मैं यहाँ रख दूं, यदि इसको मैं समीकरण F बराबर -EE बराबर MA, तो देयरफॉर A बराबर मेरा क्या जाएगा, -EE अपॉन M। ये प्लस चिन्ह जो होता है वो दिशा के लिए होता है। यदि मैं इसका वैल्यू लूँ तो EE अपॉन M आ जाएगी। मैंने क्या ली, इसकी केवल वैल्यू। एक का मान समीकरण 4 में रखने पर तो VD इक्वल टू क्या जाएगा, कैपिटल E अपॉन M टाउ। देखो ये VD अपवन वेग है, टाउ विश्रांति काल है। तो इस सूत्र को हम कहते हैं टाउ और विश्रांति काल में संबंध। इस सूत्र में क्या कह सकते हैं, टाउ और विश्रांति काल में संबंध भी है ये। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको अपवहन वेग और विश्रांति काल में जो संबंध आया वो समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया हो तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।